यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन फुल इनकम टैक्स सिलेबस का। फ्रेंड्स, इस रैपिड रिवीजन पे आपको फुल इनकम टैक्स का पेपर का तैयारी करने वाला हूँ। इसके बाद जीएसटी भी स्टार्ट होगा। ऑल चैप्टर्स, सारे कंसेप्ट्स विथ चार्ट्स एंड स्टडी मेट, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज, सब कुछ कवर है। डेस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यूज भी फ्रेंड्स। सो बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने को ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पहले स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आप सबको तो पता ही है, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट होके 31 मार्च 26, डेट इज 25-26। एंड जितना भी आप नोट छापेंगे 25-26 में, उसके सारा टैक्स वगैरह पेमेंट कंप्लायंस करना है असेसमेंट ईयर पे। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। सो कहते हैं पीवाई में नोट छापो और एवाई में टैक्स भरना है। सो एवाई का मीनिंग ज़्यादा कुछ धमाकेदार नहीं है, बट पीवाई में ध्यान रखना बेटा, 2-3 पॉइंट अच्छे अच्छे। पीवाई आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है मार्च तक। बेसिकली ये 12 मंथ्स के लिए होता है, बट न्यूली सेट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन पे पीवाई स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये दोस्तों ध्यान रखना, आज 22 फेब 26 है। अगर किसी ने अपना प्रोफेशन आज से सेटअप किया, बिजनेस आज से सेटअप किया, सोर्सेज ऑफ इनकम आज से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे 22 फरवरी 26 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 26। फिर नेक्स्ट ईयर से बेटा 25-26 के तरह से फुल ईयर का आएगा। सो प्रीवियस ईयर में ये ध्यान रखना है, न्यूली सेट ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और पीवाई एवाई का जब भी नाम सुनेंगे बोलना नोट छापो पीवाई में, टैक्स भरो एवाई में, नोट छापो पीवाई में, टैक्स भरो एवाई पे। बट कुछ सिचुएशन है, 5 सिचुएशन है दोस्तों, जहाँ पे पीवाई का इनकम पे पीवाई पे टैक्स देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों पॉइंट विद केस स्टडीज रटेंगे। और प्रीवियस ईयर ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम और टैक्स रेट, इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद पर्सन और एसएसी, और डेट्स इट दोस्तों, इतना ही अगर आप ध्यान पे रखोगे फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट से हो जाएगा। फिर इसके बाद रेसिडेंशियल इंसिडेंस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सीजी, पीजीवीपी, अदर सोर्सेज, एंड उसके बाद धीरे धीरे बाकी के चैप्टर्स चलते रहेंगे दोस्तों। सो आइए अपने कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, साथ साथ में सम भी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैं बोलूँगा राइटिंग में प्रैक्टिस करना। तो जैसे ही आपका ये सेशन ओवर होगा, आप जरूर से राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर एग्जाम में राइटिंग का स्किल भी आपके साथ रहेगा। ओनली वीडियो देखने से, सुनने से, बोलने से एमसीक्यूज हो पाएगा, बट सब्जेक्टिव थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो फ्रेंड्स, हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साइड से एडवाइस रहेगा, आपको वो जरूर से करना है। Mr. Suman set up profession 14th November 25 and determined PY for assessment year 26-27। सो दोस्तों ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ये फर्स्ट PY 14 नवंबर 25 से स्टार्ट होगा 31 मार्च 26 तक। विशाल सेट अप प्रोफेशन 14 फैब वैलेंटाइंस डे के दिन, तो इनका PY स्टार्ट हो जाएगा 14 फैब 26 से। कंफ्यूज मत होना, मार्च में खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पे कोई बच्चा ना कंफ्यूजन में ना 31 मार्च 27 बोल देगा, ये तो बोलना भी मत। और नेक्स्ट ईयर से पीवाई एवाई गॉन, टैक्स ईयर आ गया। सो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान पे रखना दोस्तों। आइए एमसीक्यूज भी 2 रखा गया है, देखते हैं। ए इज रनिंग बिजनेस फ्रॉम 93 से बिजनेस करता है, डिटरमाइन पीवाई फॉर 26-27। बड़ा सिंपल है, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट ऑफ प्रोफेशन 1 जुलाई 25 से, तो आपका प्रीवियस ईयर 1 जुलाई 25 से शुरू होके 31 मार्च 26 तक। सो ये पीवाई को लेकर छोटा सा क्वेश्चंस थे, आपने देख लिया। नाउ पीवाई का इनकम पे 5 सिचुएशन पे पीवाई पे टैक्स लगता है, इसे आपको लर्न करना है अच्छी तरह से। लर्न इट, अभी मेरे साथ ही याद कर लेंगे। 5 सिचुएशन इसमें
पीवाई का इनकम पे पीवाई पे टैक्स लगेगा। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट है पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, person living India either permanently or long period of time, bodies formed for short duration, bodies formed for short duration, and transfer of asset to avoid tax, transfer of asset to avoid tax, and discontinue business। ये पांचों सिचुएशन पे जिस दिन एओ को बात पता चलता है उसी दिन तक जितना नोट छापे सब पे टैक्स मारेंगे। बोला मेरे साथ साथ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, person living India either permanently or for long period of time, next है bodies formed for short duration, next है transfer of asset to avoid tax, and the last one is discontinue business। यहाँ पे जिस दिन ये पता चला असेसिंग ऑफिसर को उस दिन तक जितना नोट छापे टैक्स इमीडिएटली ले लिया जाएगा। दोस्तों इस पे भी आइए केस स्टडीज करेंगे। इस रिवीजन, ये रिवीजन बहुत स्पेशल होने वाला है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं आपके स्टडी में आरटीपीज, एमटीपी की, एमटीपी और पीवाईक्यू से लेकर। आइए दोस्तों, मिस्टर सुमन इज लिविंग इंडिया जापान, इंडिया छोड़ के जापान जा रहे हैं 10th June 25 को। इट अपीयर्स टू एओ दैट ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्न। तो दोस्तों 10th June 25 तक अपना साल शुरू होता है 1 अप्रैल 25 से 10th June 25 तक जितना सुमन ने नोट छापा है सबका टैक्स अभी ही ले सकते हैं। बिफोर लिविंग इंडिया सुमन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इनकम दिस एज वेल एज इनकम अर्न 24, 25, 26 में जो, और ये 24, 25 का देना, पुराना कोई बाकी होगा वो देना ही है, और साथ में 10th June 25 तक जो कमाए वो भी देना है। दोस्तों ये नवंबर 22 में है। इस चैप्टर में ना एक ही सम प्रैक्टिस 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 कॉपी में करना, सिर्फ एक ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना। हर एक चैप्टर का 2-3 क्वेश्चन मैं बोलूंगा, जरूर से रैपिड रिवीजन देखकर एक बार रिवाइज करके आप लिखना, और रैपिड रिवीजन में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर रहेगा। ये सब क्वेश्चंस करने के बाद आपको दूसरे क्वेश्चंस पढ़ने ही नहीं पड़ेगा, बस वही थोड़ा थ्योरी याद रखेंगे। मिस्टर एक्स रेसिडेंट एज 56 ईयर टिल रिसेंटली सक्सेसफुल बिजनेस फाइलिंग रिटर्न रेगुलरली obtained PAN card, COVID pandemic during business suffered severely losses, he was not able to continue business, 1st January को wind up कर दिया 26 को, which promptly intimated to assessing officer को closer AO sent a notice for AY 26-27। बताओ साल खत्म ही नहीं हुआ AO नोटिस भेज दिया, ये सकेगा during previous year during assessment year, ये पिछले साल का AY था 25-26, लेकिन इस साल का भी नोटिस आ गया, ठीक है। Does AO have power to do so? Yes. Are there any exceptions to general rule income of previous year assessed in assessment year following previous year? Yes. तो पहले yes, since business is discontinued 1st Jan, the period 1st April 25 से लेकर 1st Jan 26 तक का एओ नोटिस भेज सकता है इसी असेसमेंट ईयर। ये जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25 का, बस 24-25 का भी करेंगे और इस साल का इनकम का भी करेंगे। और एनी एक्सेप्शन है? यस, टोटल 5 था। क्या था बेटा दोस्तों, याद रखना, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, पर्सन लिविंग इंडिया, बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और डिसकंटिन्यू बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू अवॉइड प्रॉपर्टी टू टैक्स। सो लर्न इट था, जरूर से देखना दोस्तों। अब अपने चलते हैं प्रीवियस ईयर पे, एक छोटा सा और चक्कर होता है। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज इनकम, ये कभी रेड वेट पड़ता है किसी के घर पे, वहाँ पे अनएक्सप्लेन क्रेडिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मनी मिलेगा, अनडिस्क्लोज एसेट्स मिलेगा, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो इस सिचुएशन पे टैक्स रेट 78% लगने वाला है। आइए एक एक बात को बताते हैं। मिस्टर एक्स के घर या बिजनेस पे रेट पड़ा, वहाँ पे 2 करोड़ रुपया मिला जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना था उससे 2 करोड़ ज़्यादा है, तो 2 करोड़ का इनकम मान लिया जाएगा। जब मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन इनकम मान लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड या अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, या
इनकम टैक्स का रेट में मिला है, आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो जब इन्वेस्टमेंट किए थे उसी साल का ये इनकम मान लिया जाएगा दोस्तों। और अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, कहाँ से आया क्या आया, तो जिस साल आपने खर्चा किया था उसी साल उसी प्रीवियस ईयर का इनकम मान के टैक्स लग जाएगा। कैश क्रेडिट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा मिला और क्रेडिट हुआ है कुछ आइटम, लाइक आपको पैसा मिलता है कैश टू राम, तो कैश टू राम या कुछ भी इनकम मिला है जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, कहाँ से आया क्या आया, कुछ भी पैसा का, तो वो आपका इनकम मान लिया जाएगा जिस साल क्रेडिट हुआ था। और एक लास्ट पॉइंट है, अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, आपने लोन लिया है दिया है अदर देन अकाउंट पे चेक, तो भी आपके लिए वो इनकम मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अकाउंट पे चेक के थ्रू लोन वगैरह लेंगे रीपे करेंगे तो वो इनकम वगैरह नहीं है, अदरवाइज वो आपके लिए इनकम मान लिया जाएगा और टैक्स लगेगा 78%। 2 करोड़ का कुछ ऐसा घोटाला मिल गया जिसमें आपने 50 लैक्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो 2 करोड़ से 50 लैक्स माइनस करके 1.5 CR विल बी योर अनडिस्क्लोज इनकम 78%। तो ये टैक्स रेट ध्यान रखना, इस पे MCQ पे बहुत क्वेश्चंस है दोस्तों। नॉर्मल टैक्स रेट 60% लगेगा, टैक्स रेट है 60%, उसमें सरचार्ज लगेगा 25% ऑफ 60 15, तो ये 75 हो गया। फिर उसमें सेस लगेगा 75 पे 4% 3, तो 78%। तो ये ध्यान रखना, अनडिस्क्लोज इनकम का जिस समय वो डिटेक्ट किया गया, जिस समय इन्वेस्टमेंट किया, जिस समय इनकम टैक्स ऑफिसर्स को मिला है, तो उसी साल का इनकम मान लिया जाएगा, उसका प्रीवियस ईयर वही होगा। सो प्रीवियस रिलेटेड ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है। आइए 78% टैक्स को ध्यान रखना। ये देखिए 4 5 6 तीन क्वेश्चन है। Mr. Raman 64 not able to provide satisfactory explanation to AO for investment of 7 lakhs not recorded in books में रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ से आया पता नहीं। What shall be the tax payable, कितना टैक्स पेबल, तो आप यहाँ लिख लेना 7 लाख पे 78%, 5,46,000 will be tax payable and what will be deemed income बोलेंगे तो आप लोग बोलना 7 lakhs। ओके दोस्तों, महेश फाउंड टू बी ऑनर ऑफ 2 गोल्ड चेन्स 50 grams each, इस तरह से अंडरलाइन करना अच्छी तरह से, बहुत सीरियसली आप टैक्स कंसल्टेंट बनने जा रहे हो एग्जाम देने के बाद। वैल्यू ऑफ विच इज 1,45,000 ईच, एक का वैल्यू 1,45,000 during financial year which not recorded in the books could not satisfactory explanation spent, as per this Mahesh would be liable to pay tax of, कितना देना है, तो 1,45,000 into 2 पे 78% ईच है ना, 145 into 2 into 78%, 226,200 दोस्तों। अजय is found to be owner of 2 gold chain 50 gram each, market value is 1,45,000, so same to वही 290 during financial year, but he could offer satisfactory explanation 50,000 spent on these gold chains, 50,000 का explanation दे पाया, तो 290 हुआ था, उससे 50,000 माइनस कर देना। अजय वुड बी लाइबल टू पे टैक्स ऑफ, कितना टैक्स देना है, सो 2,90,000 माइनस 50,000 का एक्सप्लेनेशन दे पाया, सो 2,40,000 पे 78%, 187,200 दोस्तों। सो ये PY कंप्लीट, और मैं श्योर हूँ इसी से आपके एग्जाम में मिलेंगे जो भी कुछ मिलना होगा, असेसमेंट ईयर में कुछ दम नहीं है। SAC बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखना है। इस पूरे चैप्टर से 2 ही कंसेप्ट है, एक PY और एक SAC। SAC पढ़ने से पहले हम लोग ना एक छोटा सा मीनिंग देख लेंगे, पर्सन, बिकॉज SAC के डेफिनेशन में पर्सन वर्ड आएगा, तो पर्सन को 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पर्सन मीन्स कोई भी हो,
इंडिविजुअल हाउ पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी हो सब कुछ पर्सन है। तो पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फॉर्म एलएलपी, बस ध्यान रखना फॉर्म और एलएलपी दोनों का एक ही टाइप से असेसमेंट होता है। कंपनी तो एक इंडिविजुअल हो, फॉर्म एलएलपी, कंपनी। एचयूएफ में कुछ बातें करना है, थोड़ा देर में करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये थोड़ा नया है, समझेंगे। फॉर्म तो आपको पता ही है, 2-3-4 लोग मिलकर एक साथ एक काम करते, एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते, बट यहाँ पे 2-3 पर्सन्स मिलके काम करते, फॉर्म नहीं बनाया तो उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। व्हेन 2 or more persons join for common purpose act jointly earn income they are assessed AOP। AOP पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। सो 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स मतलब कंपनी, इंडिविजुअल, फॉर्म सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं बट फॉर्म नहीं बनाए तो उसे कहते हैं एओपी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ भी एक से ज़्यादा लोग बट इंडिविजुअल से, ध्यान रखना एओपी में इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी सब मिलके हो सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली इंडिविजुअल्स है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एग्जीक्यूटर, याद रखना एग्जीक्यूटर 2 भाई, फादर के डेथ होने के बाद लीगल हेयर्स 2 भाई है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, को एग्जीक्यूटर, को ट्रस्टी, जॉइंटली रिसीव इनकम। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह, टाउन कमेटी, ये सक जाएंगे। और जो भी कुछ छूट गया उसे कहेंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी ऊपर 7 इंडिविजुअल, हाफ, कंपनी, फॉर्म, एओपी, बीओआई, एलएलपी नहीं है तो बन जाएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल आइडल्स, भगवान, देवी देवता, यूनिवर्सिटी, कामाख्या मंदिर, टेम्पल, ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। एचयूएफ के बारे में ध्यान देना। एचयूएफ अ फैमिली डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल इंक्लूडिंग वाइफ्स, डॉटर्स, मैनेज बाय कर्ता। जैन सिख फैमिली को भी हफ कहते हैं। 2 स्कूल हैं हफ रिलेटेड जो आप लोग कभी पढ़े होंगे बीकॉम वगैरह पे। एक मिताक्षरा जिसमें राइट मिलता है, कॉपर सिनर का राइट मिलता है बाय बर्थ, जन्म से। ये ऑल ओवर इंडिया लगता है, असम वेस्ट बंगाल को छोड़ के। असम और वेस्ट बंगाल में दया भगा राइट आफ्टर हेड्स डेथ, जो हेड का डेथ होने के बाद ही राइट मिलता है कॉपर सिनर का। तो मिताक्षरा राइट बाय बर्थ हुए और दया भगा थोड़ा सा नॉर्मल ध्यान पे रखेंगे जो असम एंड वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है। अब अपने चलेंगे दोस्तों एसएससी। एसएससी का मीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, 2 ही तो टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर से। एसएससी मीन्स अ पर्सन। पर्सन इसीलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, फॉर्म भी आएगा, कंपनी भी आएंगे, एओपी, बीओआई सब आ जाएंगे। अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है। SAC means any person by whom any tax or any other sum, any other sum मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी अगर आपको देना है तो आप SAC बन गए। इंक्लूडिंग दोज एसेस फॉर ओन इनकम, अदर्स इनकम, अगर आपका टैक्स देना नहीं है, असेसमेंट चल रहा है आपका खुद के नाम का या किसी और के भी आप पे आपका लॉस, कुछ लॉस का असेसमेंट चल रहा है या रिफंड मिल रहा है, इनकम टैक्स आपका फाइल चेक कर रहा है, आपको इनकम टैक्स देना नहीं है, दे दिए, आपको पेनल्टी देना नहीं, दे दिए, बट आपने ज़्यादा टैक्स दे दिए तो इनकम टैक्स आंख में पट्टी बांध के तो रिफंड नहीं करेगा, आपका असेसमेंट करेगा, तो भी आप एसएससी बन गए। टैक्स देना है तो भी एसएससी, कोई और सम, कोई मनी पेनल्टी इंटरेस्ट देना है तो भी एसएससी, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के असेसमेंट हो रहा है, लॉस चेक कर रहे हैं, रिफंड का असेसमेंट हो रहा है तो भी एसएससी। यहाँ पे डीम्ड एसएससी भी कवर्ड है दोस्तों और एसएससी इन डिफॉल्ट भी कवर है। तो ध्यान रखना, मेरे साथ रिपीट करना ये 3 लाइन। SAC means a person by whom tax or any other sum of money is payable under Income Tax Act, including those assessed as income for own या अंडर इनकम। लॉस के लिए असेस्ड हो रहा है, रिफंड के लिए असेस्ड हो रहा है। डीम्ड एसएससी एंड डिफॉल्ट एसएससी जरूर से पढ़ना। तो डिफॉल्ट एसएससी क्या होता है? इनकम टैक्स अंकल ने आपको कुछ कानून मानने को कहा, आपने कानून तोड़ दिया, कानून को किक मार दिया तो आप बन गए एसएससी इन डिफॉल्ट। एक एग्जांपल, वन हु डज नॉट डिडक्ट और डिपॉजिट टीडीएस, आपको कमल सर को पेमेंट करने से पहले टैक्स काटना था, काट के डिपॉजिट करना था, आपने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया
तो यू विल बिकम एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एक सिचुएशन दे देगा जब कानून का पालन नहीं करोगे तो एसएससी इन डिफॉल्ट। और डीम्ड एसएससी मतलब किसी के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव, माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स, किसी का डेथ हो गया तो उनके लीगल हेयर्स, कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में काम करता है तो उनके बिहाफ पे एजेंट, उसे डीम्ड एसएससी कहते हैं। डीम्ड ऑटोमेटिकली डीम्ड एसएससी बन जाते हैं। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी एसएससी फॉर अनदर। गार्जियन हो माइनर के केस में, लुनेटिक के केस में एजेंट होता है, नॉन रेसिडेंट के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज्ड पर्सन के केस में। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी डीम्ड एसएससी है। एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, गार्जियन माइनर, माइनर मैनेजर ऑफ माइनर लुनेटिक इडियट, ट्रस्टी अंडर रिटेन ओरल ट्रस्ट, डीम्ड टू बी एन एसएससी। तो रिप्रेजेंटेटिव और डीम्ड एसएससी एक ही है। तो याद रखना, मैं भी हेल्प कराना चाहता हूँ। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, विद इन 25 मिनट्स में सब कुछ फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट हो रहा है। एसएससी मींस एनी पर्सन बैक होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल under income tax act, including those assessed for his income, for others, for loss, for refund, deemed SSC, SSC in default। और पीवाई का इनकम पे, पीवाई पे टैक्स लगता है। व्हाट आर इज एक्सेप्शंस? 5 है दोस्तों। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट person living in the either permanently or long period of time, bodies formed for short duration, transfer of asset to avoid tax, discontinue business, एंड चोरी चपाटी वाला इनकम का प्रीवियस ईयर जब डिटेक्ट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट किया तब होगा। और टैक्स रेट 78%। यस दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट होने जा रहा है। थोड़ा सा कुछ और आप लोग को फर्स्ट चैप्टर से याद रखना है। इनकम टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेवी करता है, उनको पावर कहां से मिला इसे याद रखना है। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट 1 7 शेड्यूल आर्टिकल 246, ये ध्यान रखना है एमसीक्यूज के लिए। सो बेटा एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट का 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला टू टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसीलिए तो कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ध्यान रखना दोस्तों। थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ में एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स में 1 से 298 सेक्शन से 23 चैप्टर्स 14 शेड्यूल्स, थोड़ा ध्यान रखना। सब सेक्शंस के बारे में, सब सेक्शंस क्लॉजेस क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, ध्यान देना। सब सेक्शंस एक्सप्लेन रिलेटेड पार्ट्स एंड क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। तो सब सेक्शंस जो होते हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सब कुछ मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। प्रोविजन उसे कहते हैं सब सेक्शंस, एंड क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, एक क्लॉज का दूसरा क्लॉज से कोई लिंक नहीं है उसे क्लॉज। प्रोविजोस गिव्स एक्सेप्शंस, प्रोविजोस का मतलब हो गया एक्सेप्शंस, कुछ सेक्शंस के प्रोविजन कहीं नहीं लगेंगे, कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सप्लेनेशंस मींस क्लैरिफिकेशंस। तो ये सब सेक्शंस क्लॉजेस याद रखना, प्रोविजोस एंड एक्सप्लेनेशन याद रखना। दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2025 पढ़ रहे आप लोग। फाइनेंस एक्ट बजट में पास होता है, ये सब तो आप सीखने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें 4 पार्ट है, इस चारों पार्ट में क्या रहता है ये ध्यान देना एमसीक्यूज के लिए। पार्ट 1 में टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर, अभी असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए इसका टैक्स रेट। पार्ट 2 में टीडीएस रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 25-26 है, इसमें टीडीएस का रेट। एंड पार्ट 3 में सैलरी एंड एडवांस टैक्स का रेट्स, दैट इज ये भी प्रीवियस ईयर 25-26 का। एंड पार्ट 4 में एग्रीकल्चर इनकम का रूल। सो फाइनेंस एक्ट में जो भी बजट रहेगा यहाँ पे 4 पार्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1 टैक्स रेट फॉर लास्ट प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। पार्ट 2 पार्ट 3 टीडीएस रेट फॉर करेंट ईयर। पार्ट 3 सैलरी और एडवांस टैक्स देने का टीडीएस रेट, टैक्स रेट है 25-26 का, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26। फर्स्ट वाला ध्यान रखना है कि वो 24-25 पीवाई का, 25-26 का, बाकी का टीडीएस भी 25-26 पीवाई का, सैलरी एडवांस टैक्स भी 25-26 का, और फोर्थ में
एग्रीकल्चर इनकम। और कुछ भी आपको एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है दोस्तों। सो दैट्स इट। इस पे कुछ क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं। 1 2 3 हो गया। यस, the rate of income tax mentioned both Income Tax Act 1961 first schedule of Annual Finance Act। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत पुराना हो गया। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये ध्यान रखेंगे। 4 5 6 हो गया। 7 पे आते हैं। 7 पे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुप्ता HUF इन महाराष्ट्र, पता है ना, 2 स्कूल ऑफ लॉ बताया गया था, मिताक्षरा और दया भगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये महाराष्ट्र, यहाँ पे बाई बर्थ ही कॉपर सिग्नल मिलता है, बाई बर्थ बाई बर्थ बाई बर्थ। महाराष्ट्र कंप्राइज मिस्टर हर्ष गुप्ता, हिज वाइफ मिसेस निधि गुप्ता, हिज सन दीपक गुप्ता, हिज डॉटर इन लॉ दीप्ति गुप्ता, his daughter Preeti Gupta, and his unmarried brother of Mr. Gautam Gupta. Which of the member of eligible for corporation right by birth, जिसको जिसको मिला, हर्ष गुप्ता, भाई गौतम गुप्ता, ये वाइफ नहीं, दीपक गुप्ता, दीप्ति गुप्ता नहीं, इज डॉटर प्रीति गुप्ता। सो बाई बर्थ कॉपर्सनरी राइट मिलता है, तो यहाँ पे बाई बर्थ जिनको मिलेगा वही है। सो यही था दोस्तों आपके फर्स्ट चैप्टर का रैपिड रिवीजन।